खान साहब, मैं इमरान गज़ाली, सोशल मीडिया टीम का हिस्सा। हम तक 8 सालों से आपको पॉलिटिकली वेबसाइट पे और सोशल मीडिया के थ्रू कवर कर रहे हैं। आज हमारी कोशिश है कि आप एक से पर्सनलाइज इंटरव्यू करें। बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी बुक में मेंशन की हैं, हम उसके बारे में आपसे सवाल करेंगे। एंड आई हैव विद मी ज़रलश फैसल। आपसे ईमेल पे बहुत बातें होती रहती हैं। इमरान के साथ आई बिन पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया टीम अभी आई थिंक 2 साल हो गए हैं मुझे। मैंने एक्चुअली आपका सबसे पहला इंटरव्यू किया था जब मैं 9 साल की थी, शौकत खानम पे, एंड आपने मुझे हॉस्पिटल का टूर दिया था एंड you introduced me to some of the first few child cancer patients there. So now we're getting another chance to interview you. Well, thanks a lot for giving us the time. So we'll just get started. अच्छा, आपने ये अभी आजकल recently we have also seen that video, श्रीकांत को आउट किया था और उसके बाद आपने उसको एक और चांस दिया क्योंकि वो मान नहीं रहा था, ज़िद कर रहा था, तो आपने उसको दोबारा बुला लिया कि खेलो, और उसी की अगली बॉल पे आपने दोबारा उसको आउट कर दिया था। तो आपकी क्या रिफ्लेक्शन है, क्या याद है, कैसा एग्जैक्टली किस तरह हुआ था? देखिए, मैं जब क्रिकेट खेलता था ना तो अपने अपने अंपायर होते थे, मुल्क के अपने होम अंपायर्स होते थे। तो जो टीम हारती थी, ख़ास तौर पर मुझे पाकिस्तान में याद है, तो वो कहते थे कि जी ये हम अंपायरों की वजह से हार गए। और हम भी जब बाहर जाके खेलते थे दूसरे मुल्कों में, तो अंपायर सारी मार्जिनल डिसीजंस होम टीम के साथ जाती थी और कई दफ़ा खुली चीटिंग होती थी। हिंदुस्तान यहाँ आती थी, वो नहीं जीत सकते थे। मुश्किल वक्त में हमारे अंपायर मदद करने आ जाते थे, हम वहाँ नहीं जीत सकते थे। सिर्फ एक दफ़ा हम जीते थे उनके अंपायरों के बावजूद, जो मैं दो ही दफ़ा गया था हिंदुस्तान जब मैं कैप्टन था। तो मैं बड़े पहले इस नतीजे पे पहुँच गया था कि अगर हमने क्रिकेट को एक रिज़ल्ट्स को फेयर बनाना है तो हमें न्यूट्रल अंपायर्स लाने पड़ेंगे। तो बड़ी मैंने स्ट्रगल की और मुझे बड़ा इसकी खुशी है कि हम पहले इंटरनेशनल टीम थी जिसने अपने मुल्क में पहली दफ़ा न्यूट्रल अंपायर्स लेके, और वो भी दुनिया की तारीख की सबसे बेहतरीन टीम वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। तो पहली दफ़ा न्यूट्रल अंपायर्स 1986 में मेरी कैप्टनसी में हमने लेके आए, और फिर हिंदुस्तान जब यहाँ आया तो उनको भी हमने न्यूट्रल अंपायर्स के साथ खेले, और वो सिर्फ इसलिए कि एक फेयर रिज़ल्ट आए। तो वही एक स्ट्रगल मेरी है। पहले मैं चीफ जस्टिस के लिए, एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद अदलिया के लिए हमने पूरी स्ट्रगल की इस पार्टी ने, और अब हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के लिए पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं। 4 अक्टूबर को जो जलसा होगा वो यही जद्दोजहद का हिस्सा है कि जब तक आपकी इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं होती, कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे। जस्ट टू गो बैक टू द क्वेश्चन, आई थिंक व्हाट इमरान वाज ट्राइंग टू आस्क वाज कि मतलब आप उस वक्त सोच क्या रहे थे कि आपने उसे वापस बुलाया, बिकॉज इट्स अनहर्ड ऑफ। आई थिंक उसके बाद ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है, एंड इट्स नॉर्मली अगेंस्ट द रूल्स ऑल्सो। मैंने एक दफ़ा नहीं, मैंने 3 दफ़ा, मैं दुनिया का वाहिद कैप्टन हूँ जिसने 3 दफ़ा प्लेयर्स को वापस बुलाया था। एक दफ़ा ये श्रीकांत को यहाँ, ये तो हम मैच जीत गए थे। एक दफ़ा न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच हो रहा था, जेफ क्रो, मार्टिन क्रो का भाई था, वो आउट हुआ, उसको वापस बुलाया, हालांकि न्यूजीलैंड के अंपायर ने आउट दिया। एक दफ़ा वेस्ट इंडीज़ में डेस्मंड हेन्स आउट हुआ, जब वो मुझे पता था नॉट आउट है, उसको मैंने वापस बुलाया, उसने 100 किया और वो मैच जीत गए। वो मैच हम हार गए थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान को जब जीतना चाहिए, तो मुझे याद है एक दफ़ा हम पहली सीरीज़ खेला हिंदुस्तान के साथ, तो हमारे अंपायर्स ने ठीक अंपायरिंग नहीं की और हम सीरीज़ जीत तो गए, लेकिन मुझे वो जीतने का मज़ा नहीं आया। उसके बाद जब मैं कैप्टन था 1982 में, जब हिंदुस्तान आई, तो वो जब हमने हिंदुस्तान को हराया तो उनके कैप्टन सुनील गावस्कर थे, उन्होंने कहा कि हम बेहतर टीम से हारे, हमें अंपायर्स ने नहीं हराया। आपने वेस्ट इंडीज़ की बात की, आपकी बुक में आपने एक इंसिडेंट नरेट किया था। आई थिंक जब मियाँ साहब ही वो द चीफ मिनिस्टर, तो लाहौर में वेस्ट इंडियन टीम आई हुई थी और आप लोग मैच शुरू होने वाला था और वो पवेलियन में आए हैं, उन्होंने कहा कि ओपनिंग मैं करूँगा। तो आप समझे कि वो जाके बाहर शायद टॉस करेंगे, लेकिन वो एक्चुअली ओपनिंग बैट्समैन की तौर पे बाहर चले गए। सो यू नरेटेड कि आप लोग सब देख रहे थे। सो व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड एट दैट टाइम? मेरे माइंड में ये था कि अभी कोई फौतगी हो जाएगी क्योंकि मुझे डर ये लगा हुआ था कि वो अगर वो भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट,
यानी जिधर प्रोफेशनल क्रिकेटर और बैट्समैन जो कि सारा साल क्रिकेट खेलता है और जो जिसका प्रोफेशनल ओपनिंग बैट्समैन हेलमेट पहन के, आर्म गार्ड, चेस्ट गार्ड पहन के वेस्ट इंडीज के सामने जाता था, मियां साहब एक टोपी पहन के चले गए। तो वो तो उनकी खुशकिस्मत ये है कि वो उसकी दूसरी गेंद सीधी विकेटों में आ गई और उनकी विकेट गिर गई। अगर वो कहीं गलती से बाउंस कर देता, उनको क्या पता था ये चीफ मिनिस्टर है। तो आज मियां नवाज शरीफ हमारे यहाँ साथ ना होते हैं, वो दूसरी दुनिया में होते, इस दुनिया में ना होते। खान साहब, पाकिस्तान सुपर लीग का भी अभी रिसेंटली कल ही लॉन्च हुआ है, और वैसे आप हर वक्त हमेशा से कहते रहे हैं कि जब तक क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर सही नहीं करेंगे, हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सही नहीं करेंगे, तो असल जो टैलेंट है वो कभी भी ऊपर नहीं आएगा। तो इस पे आप क्या समझते हैं कि अभी कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, या फिर आप एज इन KPA में PTI की गवर्नमेंट है, तो क्या रोल उधर से प्रोविंशली हम अदा कर सकते हैं जो इस चीज़ को, सिस्टम को बेहतर की जाए? देखिए, सिस्टम तो है ही नहीं पाकिस्तान में। क्रिकेट खिलाड़ी आता है सिस्टम के बावजूद, यानी टैलेंट तुक्के से ऊपर आ जाता है, कोई सिस्टम टैलेंट को पॉलिश करता नहीं है, ना पॉलिश करता ना ऊपर लाता है। इसलिए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड मुल्क है क्रिकेट वाइज, स्क्वॉश में भी टैलेंट यहाँ सबसे ज़्यादा, हॉकी में भी था, लेकिन वो अपने पोटेंशियल के कहीं आसपास भी नहीं है, और उसकी वजह यह है कि सिस्टम नहीं है। आपको मैं 2 मिसालें देता हूँ, यानी लोगों को बताने के लिए कि क्या हालात हैं। मिसबाह-उल हक आज पाकिस्तान टीम और यूनुस खान बेस्ट बैट्समैन है टीम के। मिसबाह-उल हक ने जब पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेली तो उसकी उम्र 34 साल थी। 34 साल में ऑस्ट्रेलिया का जो कैप्टन है वो रिटायर हो रहा है, अब जो क्लार्क है वो 34 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है। तो 34 साल की उम्र में बेस्ट पाकिस्तान का जो बैट्समैन रहा है वो पाकिस्तान का टेस्ट पहली दफ़ा खेलता है। इसका मतलब सिस्टम में कोई ख़राबी होगी कि एक हमने आदमी को अगर सोच लें कि वो 22 साल की उम्र में आ जाता तो वो क्या से क्या कर जाता। वो बेचारा आया 34 साल की उम्र में। फिर ये जो बॉलिंग की मुझे लोगों से शायद ज़्यादा समझ आए इसलिए कि मैं फास्ट बॉलर था। मोहम्मद इरफान, वो जो 7 फुट का बॉलर है, मोहम्मद इरफान, मैं अगर कैप्टन हूं तो मैं इस मोहम्मद इरफान से मैच जिता दूं। 7 फुट का बॉलर 140 किलोमीटर पे बॉलिंग करे, उसको वो तो एक अकेला मैच जिता सकता है, वो इतना उसमें पोटेंशियल है। वो 32 साल की उम्र में आता है पाकिस्तान टीम में। 32 साल की उम्र में तो तेज बॉलर रिटायरमेंट का सोच रहा होता है, तो वो 32 साल की उम्र में आता है और सोचेगा ये 22 साल की उम्र में आ जाता तो ये 10 साल तो पाकिस्तान क्रिकेट को अकेला ही जिता देता टेस्ट मैचेस, मैच विनिंग बॉलर होता। तो यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है टैलेंट को पॉलिश करने का। यहाँ नजम सेठी जैसे लोगों को जो इलेक्शन जिताते हैं इनको धांधली करके, उसको इनाम दिया जाता है PCB बोर्ड का चेयरमैन बनाना। तो जब ये हो मेरिट का सिस्टम तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यानी क्रिकेट को एक अगर हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें, अब आपने पख्तूनख्वा की बात की, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पख्तूनख्वा तो एक सूबा है, सबसे छोटा सूबा है। तो वो कैसे हम नेशनल क्रिकेट को ठीक कर सकते हैं सूबे में? हम ये कर रहे हैं, अंडर 16 का टैलेंट को अब हम तैयार कर रहे हैं वहाँ से, और हम इंशाल्लाह उसको जो मैं सिस्टम लेके आऊँगा, मैं 2-3 साल मुझे मिल जाएं तो मैं इंशाल्लाह वो पख्तूनख्वा से हम इतना टैलेंट निकाल लेंगे कि हम पख्तूनख्वा पाकिस्तान को टेस्ट मैच यानी ऊपर ले जाए। पेशावर की टीम अभी जीती भी तो है, बिल्कुल T20 बिल्कुल जीती है, लेकिन अभी तो हमने सिस्टम सही तरह ठीक भी नहीं किया। तो आपके ये जो लीग बनी है इससे कोई एक्सपेक्टेशंस ऐसा सच नहीं है? ये तो इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। ये तो अगर तो ये पाकिस्तान में लीग होती तो उसका ज़्यादा इंटरेस्ट होना था, जिस तरह हिंदुस्तान में लीग है, लेकिन किसी और शायद थोड़ा पैसा बन जाए, लेकिन मुझे तो कोई ख़ास इससे क्रिकेट को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा पैसा बन जाएगा शायद। मूविंग ऑन, शौकत खानम, जब शौकत खानम की कैंपेन चली थी तो एक पॉइंट आया था जब फंडिंग स्टॉप्ड कमिंग इन, तो उस वक्त यू डिज़ाइंड अ कैंपेन एंड यू गाइज वेंट इनटू स्कूल्स एंड तो आप अगेन आपकी बुक में आपने मेंशन किया है कि आपको बच्चों से बातें करने से बड़ा डर लगता था।
so the first time that you were going, you were very nervous. But what do you think it was? How did you get over that fear of speaking in front of children? Or why do you think कि पाकिस्तान के बच्चों ने उस वक्त ये शौकत खानम का कॉज इतना ओन किया था? कई एडल्ट्स होते हैं जो बच्चों से, जब तक आपके अपने बच्चे नहीं होते आपको वैसे बच्चों से डील करना कईयों के लिए ऑकवर्ड होता है। तो मेरे तो उस वक्त बहनों के भी बच्चे नहीं थे, तो मेरा तो, और सारे बच्चे फ़ैन थे मेरे जब मैं क्रिकेट खेलता था। अब वो मुझे इतना मुश्किल लगता था, बच्चे आ जाते थे, मैं ऑकवर्ड फील करता था। तो शौकत खानम के लिए हम फंस गए, पैसे इकट्ठे करने थे, बहुत ज़्यादा पैसे थे। तो किसी ने ये आइडिया दिया कि ये स्कूल के बच्चे तुम्हारे सबसे ज़्यादा फैंस हैं, तो इनको क्यों नहीं कहते कि पैसा इकट्ठा करो शौकत खानम के लिए, क्योंकि हम फंस गए, बड़ा इतना ज़्यादा पैसा था। तो तब मैं फिर स्कूलों में गया। तो मुझे याद है मैं पहले स्कूल में गया, असेंबली के सामने मैं खड़ा हुआ। एक तो वैसे ही मेरे से पब्लिक स्पीकिंग बड़ा मुश्किल होता था, लोगों के सामने बोलना। दूसरा मैं वो भी बच्चों के सामने, मैंने बच्चे देखे वो कोई हंस रहे हैं असेंबली में खड़े, तो मुझे याद है मेरी सारी कमीज़ भीग गई पसीने से, इतना मैं नर्वस था। लेकिन वो बच्चों की इतनी ज़बरदस्त कैंपेन थी, बच्चों को मैं मोटिवेट करता था। फिर आखिर में यूज़ टू हो गया, मैं पेशावर से लेकर कराची तक स्कूल कवर किए, तो उनको मैं मोटिवेट करता था कि देखें इस मुल्क में कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, और अगर गरीब आदमी को कैंसर हो जाए वो क्या करेगा। तो बच्चे ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, उनको ये इतनी अपील की, और बच्चों की जो इनोसेंस है और एक उनकी एक जो अल्लाह जो एक इंसान की प्योर फितरत तो बच्चे में होती है ना, वो फिर बाद में माहौल उसको, माशरा उसको गलत तरफ ले जाता है कई दफ़ा। तो वो उनको इतनी अपील की कि वो बच्चे सारी जगह वो पैसे इकट्ठे करने पे निकल गया, और वो एक इनकलाब आ गया पाकिस्तान में। तो वो हमारी सबसे कामयाब कैंपेन थी शौकत खानम की, जिसने लॉन्च की एक्चुअली शौकत खानम जी। और अभी तक आई थिंक टाइगर्स क्लब अभी तक वो चलता है। अब तो खैर वो बूढ़े हो गए जो कि मेरे टाइगर्स थे। अच्छा खान साहब, आपने जिस तरह आजकल के एरा में देखा है कि सोशल मीडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है पॉलिटिकल कैंपेन्स में भी, इसी तरह आपके भी ट्विटर का हम देखते हैं, जैसे ट्वीट करते हैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है, तो उसका बहुत इम्पैक्ट है और प्रेजेंस भी है। तो उसमें एक तो आप क्या फ़ील करते हैं, उसका क्या रोल है, बट एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि मुशर्रफ के ज़माने में उसके फेसबुक के सबसे ज़्यादा लाइक्स आ गए थे और ये सारी चीज़ें, तो वो एक डिसल्यूशन भी है कि वो समझता था कि मेरी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और लोगों से ग्राउंड की रियलिटीज़ का या गैप भी ज़्यादा बढ़ गया। तो इसमें आप इसको किस तरह देखते हैं, और आप क्या ये समझते हैं कि अभी के अगर पीटीआई को भी हम उसमें लें तो बहुत सारे लीडर्स का भी या लोगों का फोकस सोशल मीडिया भी हो गया है, और बल्कि ग्राउंड रियलिटी से शायद वो दूर होते जा रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया तो फ्यूचर का मीडिया है, और तहरीक इंसाफ पहली पार्टी थी जिसने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। पहले तो बाकी पार्टीज़ को तो पता ही नहीं था सोशल मीडिया क्या है। तो तहरीक इंसाफ के और मैं अपनी सोशल मीडिया की टीम को दाद देता हूँ कि दे वर अहेड ऑफ द टाइम्स। वो आगे थे, उन्होंने जिस तरह और जुनून और जज्बे से काम किया। वॉलंटियर्स थे सारे, ये आप इनकी तो पैसे वाली दे के टीमें बनाई हुई हैं, हमारे तो सारे वॉलंटियर्स थे। तो जिस तरह सोशल मीडिया ने मेरा पैगाम लेके गई लोगों तक, ये भी पाकिस्तान की जब डेमोक्रेटिक हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल होगा सोशल मीडिया का कि इन्होंने कैसे कैंपेन को उठाया। और हम पायनियर्स थे, तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया में पायनियर्स है, और हम लीड कर रहे हैं अभी भी, यानी। और लेकिन मैं अपनी सोशल मीडिया की टीम को कहना चाहता हूँ कि जो चैम्पियन होता है वो हमेशा एक कदम आगे होता है दूसरों से। तो वो हमें फॉलो कर रहे हैं सारे। हमारे जलसों में मसलन हमने नई चीज़ें की, जलसों में लोग इन्जॉय करते हैं हमारे जलसे, हमारे तराने इन्जॉय करते हैं। अब वो सारे बाकी भी शुरू हो गए तराने बनाने। वो पहले झंडा हमारा जलसों में आया और वो सारे भी कोशिश करते हैं करने की। लेकिन वो एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि अ कॉपी कैन नेवर बीट द ओरिजिनल, यानी आप एक बेहतरीन पेंटिंग, पिकासो की पेंटिंग की बेहतरीन से बेहतरीन कॉपी करें, लेकिन वो कभी भी पिकासो का ओरिजिनल का मुकाबला नहीं करती। तो इसलिए जब तक हम आगे रहेंगे, हम
कटिंग एज पे रहेंगे। हमारा सोशल मीडिया की टीम सारा वक्त सोचेगी कि हमने नई नई चीज़ें निकालनी है, नई सोच रखनी है। हम इनको पीछे इसलिए छोड़ जाएंगे क्योंकि प्रोफेशनल्स कभी जुनून का मुकाबला नहीं कर सकते। मूविंग ऑन, आपकी सोशल मीडिया टीम इट्स मोस्टली यूथ बेस्ड, तो आपने जो अपनी बुक लिखी थी वो भी आपने यू डेडिकेटेड इट टू योर सन्स एंड द यूथ ऑफ पाकिस्तान, एंड देन यू स्टार्ट योर बुक ऑफ और आप इंसिडेंट नरेट करते हैं जब आपका अरेस्ट हुआ था मुशर्रफ के ज़माने में, तो आपने डिलिबरेटली यू मेड श्योर कि वो अरेस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी पे हो, ताकि वो यूथ वहाँ पे हो जब वो आपको लेने आए। तो व्हाट इज़ इट अबाउट द यूथ ऑफ पाकिस्तान कि आप उनकी तरफ ग्रेविटेट करते हैं और आपको उनसे भी वही रिस्पॉन्स मिलता है? देखिए, कभी भी मैं मेरी डिग्री थी पॉलिटिक्स में ऑक्सफोर्ड में, और मैं एक पॉलिटिक्स का स्टूडेंट था हमेशा, और ज़्यादातर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट करती थी। मैं ज़्यादा पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स, यहाँ क्या थी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाती थी, और फिर जो पॉलिटिशियंस थे अनफॉर्चुनेटली, हालांकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कैलिबर बहुत ऊंचा था जो उसके बाद पॉलिटिशियंस आए हैं, लेकिन वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैं ज़्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट था, ख़ास तौर पे जो मुसलमान दुनिया के अंदर मैं हालात देखता था, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे मगरिब के और मुसलमानों के, ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट करते थे। तो लेकिन मैंने जो भी मेरी स्टडी थी पॉलिटिक्स की, उसमें यह था कि किसी मुल्क में भी इनकलाब आया नहीं यूथ के बगैर। कहीं भी इनकलाब आया है, यूथ उसके फोरफ्रंट पे होता है और औरतें उसके पीछे होती हैं। ये दो होते हैं वैनगार्ड्स इनकलाब के। यूथ इसलिए क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, यूथ के ऊपर अभी तक ज़्यादा बोझ नहीं पड़ा होता, फैमिली भी संभालनी है, जिम्मेदारियाँ भी हैं। जितने इंसान के ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाएं, उतनी उसके अंदर वो जो मैं क्या कहूँ उसको, जो रिस्क लेने की एबिलिटी होती है वो कम होती जाती है इंसान के अंदर। वो जो, क्योंकि आपको रिस्क लेनी पड़ती है, सड़कों पर निकलना, वो जो जुनून होता है, जो पैशन होता है, वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। आप ग्राउंड रियलिटीज़ या रियलिस्टिक होना शुरू हो जाते हैं। तो यूथ में होता है वो पैशन, तो पैशन ही होता है जो कि डिफीट करता है ये डिक्टेटर्स को, स्टेटस को, ये जुनून ही डिफीट कर सकता है। और ये एक तो नौजवानों में होता है, और दूसरा ये होता है ख्वातीन के अंदर। वो इसलिए कि ख्वातीन के अंदर अल्लाह ने भी कैपेबिलिटी दी कि वो सच पे पहुंच जाती हैं, वो फैसला कर लेती हैं कि ये सच्चा है, ये सच्चा नहीं है। तो मेरी हमेशा कंसंट्रेशन थी इन दो ग्रुप पे, इन तबकों पे, और मेरा पूरी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान का नौजवान स्टेटस को के ख़िलाफ़ खड़ा हो। तो इसलिए मैंने अपना पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके अरेस्ट हुआ था जान के, ताकि मैं चाहता था कि स्टूडेंट्स के अंदर वो जागें, क्योंकि उनका फ्यूचर है। मुझे तो इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ता है, इमरान खान को तो अल्लाह ने सारा कुछ दे दिया। मैं तो अब से कोई भी काम ना करूं ज़िंदगी में, तो मैं तो बड़े आराम से एक कंफर्टेबल और बादशाहों की ज़िंदगी गुजार सकता हूं। लेकिन जो नौजवान है उसका तो मुस्तकबिल ख़तरे में है। यहाँ वो जब तक खड़ा नहीं होगा अपने राइट्स के लिए, उसके लिए तो आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा, मूविंग ऑन खान साहब, जब इलेक्शन कैंपेन हो रहा था और एक पीक पे पहुंच गया था, और एक फिर वो बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ कि जब आप गिर गए थे, तो एक तो उसके बाद एकदम से आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि आपने किस तरह फील किया, और उसके बाद माशाल्लाह से आप काफ़ी एक्टिव होके पूरा धरना कैंपेन और सब कुछ, तो बल्कि लोग भूल भी गए हैं। तो हाउ इज़ योर बैक, और अब आप फिज़िकली बिल्कुल फिट हैं, और आपकी किस तरह की फिटनेस रजीम पूरी चल रही है? देखिए, वो मैं जब गिरा, जो मुझे होश आई, तो पहले तो मैंने पहले सवाल किया कि क्या हुआ मुझे, क्योंकि मुझे कंकशन भी हो गई थी, तो मुझे होश नहीं थी। तो किसी ने कहा जी आपको वो गिर गए थे। एकदम मुझे याद आया क्या हुआ, तो मेरे 30 मिनट मुझे गुस्सा उनके ऊपर चढ़ा कि जिनकी वजह से मैं गिरा हूँ। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि उनकी पागलपन था कि इतने ज़्यादा लोग चढ़ गए ऊपर। और 30 सेकंड मैंने अल्लाह से कंप्लेन किया कि अल्लाह 2 दिन तो रह गए थे, मुझे मौका मिल जाता कैंपेन पूरी का। उसके बाद मुझे कोई रिग्रेट नहीं था, क्योंकि
एक ईमान वाला इंसान को पता होता है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो एक्सेप्ट कर जाता है जो भी होता है। उसके बाद मैंने कभी पीछे नहीं मुड़ के देखा। मैंने कहा अल्लाह ने इस पर कोई बेहतरी होगी। उस दिन सुबह ज़रूर मुझे फीलिंग थी कि मुझे डेथ थ्रेट थी, मुझे थ्रेट्स थी कि आपकी जान ख़तरे में है। तो मैंने अल्लाह से ये ज़रूर दुआ की थी, मैंने कहा अल्लाह देख, या तो सीधा ऊपर ले जाएं, अगर इस दुनिया में मुझे रखना है तो मैं फ़िट रहना चाहता हूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैं फ़िट रहा हूँ। तो जब मैं गिरा तो थोड़ी देर तक ये मुझे था कि पता नहीं मैं फिर से वो मेरी फ़िटनेस रहेगी या नहीं। और वो बड़े मेरे 2 मुश्किल हफ्ते थे जब मुझे पता नहीं था कि बैक पूरी तरह ठीक होगी, सारी ज़िंदगी के लिए इशू रहेगा। लेकिन अल्लाह बचाने वाला है। मेरा सर लगा लोहे पे, मुझे कंकशन थी, बच गया। मेरा क्लॉट भी होने लगा था। मेरी 4 पीछे वर्टेब्राई टूट गई, फ्रैक्चर थी, एक पूरी तरह टूट गई और मुझे ऑपरेशन भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और 2.5 महीने में मैं चलना ठीक हो गया और 3 महीने में मैं एक्सरसाइज शुरू कर दी। वो इस एक तो खैर अल्लाह, यानी ये तो मैं मौजज़ा हूँ कि 24 फुट से कलाबाजी खा के नीचे गिरता हूँ, मेरे ऊपर आदमी गिरता है, मेरी पसली भी टूट जाती है और मैं बच जाता हूँ। मेरा दोस्त जो बड़ा पुराना जो अंग्रेज़ दोस्त मेरा इंग्लैंड में था, वो प्रिंस चार्ल्स का ब्रदर इन लॉ था, मार्क शैंड, वो 1 साल हुए खड़े खड़े स्लिप होकर गिरता और मर जाता है। खड़े खड़े स्लिप होकर गिर के मर जाता है, मेरी उम्र का। और मैं 24 फुट से कलाबाजी, तो ये अल्लाह ने बचाना था। और मैं खुश क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी एक्सरसाइज करता रहा हूँ और ट्रेनिंग करता रहा हूँ, उसने उसकी एक वो भी वजह थी। मेरी जो हड्डियों की डेंसिटी थी, जब उन्होंने CT स्कैन किया, वो 30 साल के नौजवान की थी। वो बहुत बड़ी वजह थी कि मेरी और इससे बड़ी सवेयर इंजरी हो सकती थी। आपकी ज़िंदगी में देयर बीन 2 डिफाइनिंग मोमेंट्स जो फजर के वक्त हुए थे। एक लॉयर्स मूवमेंट में आपने बोला था न्यू डॉन वाज राइजिंग, एंड देन द नेक्स्ट टाइम राउंड वो आपने फजर की स्पीच दी थी डी चौक पे। तो हाउ वुड यू कंपेयर दोज 2 मोमेंट्स? वो तो बहुत, ये देखें, एक तहरीक इंसाफ एक पार्टी नहीं, एक तहरीक है। तहरीक का मतलब होता है कि आप मुसलसल एक जद्दोजहद करते हैं एक गोल पे पहुंचने के लिए। हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में हम ना पहुंच सकें उस पे, लेकिन ये मूवमेंट चलती जाएगी और ये पहुंच जाएगी उस गोल पे। यानी जो मैं सोच रहा था 19 साल पहले, मुझे नहीं पता था कि आज हम इतना करीब पहुंच जाएंगे उस गोल के जो हम पहुंच चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान बदल चुका है, लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे, लोग जाग चुके हैं। सिविल सोसाइटी के अंदर एक शऊर आ चुका है, एक आम आदमी के अंदर शऊर आ गया है। हमारे धरने की वजह से देहातों के अंदर हमारा पैगाम चला गया है। एक आम आदमी को समझ आना शुरू हो गया कि उसके हकूक़ हैं, जमहूरियत क्या होती है। पाकिस्तान तब्दील हो चुका है और ये अब कब रियलिटी में चेंज होगा, यानी ये कभी भी हो सकता है। पहले ज़हनों के अंदर तब्दीली आती है, फिर ज़मीन पे आती है। लोग ज़हनी तौर पे तब्दील हो चुके हैं। जो नौजवान है वो पोलिटिसाइज हो चुका है। स्कूल में बच्चे सियासी बन गए हैं। गो नवाज गो, बच्चों नारा लग चुका है, यानी ये एक स्टेटस को के अगेंस्ट नारा है। तो ये एक चेंज आ चुका है हमारे माशरे में। ये कब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक वो गवर्नेंस का सिस्टम, मेरे अपना ख्याल है कि ये कभी भी हो सकता है। जिस तरह हमारा मुल्क जा रहा है, जिस तरह लोगों को समझ आ रही है, जिस तरह लोग खड़े हो रहे हैं, जिस तरह मैं सिंध में गया हूँ, मैं 19 साल से सिंध में जा रहा हूँ। अब जो मैं सिंध में गया हूँ ये आखिरी दफ़ा, मैंने कभी सिंध के अंदर इस तरह की रिसेप्शन नहीं मुझे मिली जो अब मिली है। जिस तरह लोग गांव के गांव बाहर निकले हुए थे मुझे, तो एक चेंज आ गया है। अच्छा खान साहब, PTI की गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में, और आपने एक जो नया पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था पूरे पाकिस्तान को, जिसकी वजह से वोट ले रहे सपोर्ट मिले, उसमें बहुत सारी रेवोल्यूशनरी चेंजेस की बातें की थी आपने। एजुकेशन सिस्टम, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें, हेल्थ केयर। अब वो
काम कुछ हो रहे हैं, मगर लोगों की जो एक परसेप्शन थी, जिस तरह वो देखना चाह रहे थे, अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आता है कि उस तरह नहीं हो रहा। और KPK की जो गवर्नमेंट है उसका इतना शायद फोकस भी नहीं है, और लोग ये बात करते हैं कि हमने बहुत सारी की थी कि 90 डेज़ में ये चीज़ें हो जाएंगी, मगर अब तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं तो नहीं हुई। तो आप इसको कैसे समझते हैं? और आपने कहा कि एक लिटमस टेस्ट होगा KP गवर्नमेंट अगले इलेक्शन में, तो आप क्या कहते हैं कि अगले 2 साल में हम ऐसी चीज़ें कर देंगे कि उसकी वेव भी आएगी PTI को सपोर्ट? 90 डेज में मैंने कहा था कि जो मेजर करप्शन है वो हम ख़त्म कर देंगे। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मुझे कोई KP में बता दे, पख्तूनख्वा में जिस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं सिंध में और पंजाब में, ये नंदीपुर के और ऐसे, मुझे कोई एक स्कैम बता दें जो पख्तूनख्वा में हुआ है। मैंने ये चैलेंज किया था कि 90 डेज में, क्योंकि अगर आप ऊपर ठीक हो, क्योंकि जो बड़ा स्कैम होता है वो जब तक प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ना मिला हो बड़ा स्कैम नहीं हो सकता, क्योंकि असल तो पैसा होता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, उसमें पैसा बनता है। ये मसलन मेट्रो जो है इसमें बड़ा पैसा बना है, अहमदाबाद में कितनी कीमतें बनी है, यहाँ कितनी कीमतें बनी है, नंदीपुर है 22 अरब से 88 अरब पे पहुँच गया है, न्यू एयरपोर्ट है ये 40 अरब का, यहाँ एस्केलेशन। तो ये सारे जो स्कैम्स हैं, और इसके अलावा सस्ती रोटी का स्कैम, क्या क्या स्कैम नहीं है इनमें, जब तक ये इनकी रॉयल फैमिलीज नहीं ना मिली हुई, उधर सिंध की रॉयल फैमिली और इधर पंजाब की रॉयल फैमिली, ये स्कैम नहीं हो सकते। मुझे कोई आप बता दें पख्तूनख्वा में एक बड़ा स्कैम बता दें, नहीं हुआ। आज पटवारी का निज़ाम बता दें, ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हम ऐसे नहीं जीते। आज आप पुलिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जवाद ख्वाजा कह रहा है कि पख्तूनख्वा की पुलिस गैर सियासी है, जानिबदार है। तारिक खोसा जो सबसे रिस्पेक्टेड ब्यूरोक्रेट और पुलिस ऑफिसर है, वो कहता है मिसाली पुलिस बनी है पख्तूनख्वा के अंदर। 70% क्राइम नीचे गई है पख्तूनख्वा के अंदर 1 साल में। मुकाबला करें कि पख्तूनख्वा में अब ये जो हुआ है बड़ा बेर में, 3 तरफ कबायली इलाका है पख्तूनख्वा के। कबायली इलाके में सबसे ज़्यादा इस वक्त दहशतगर्दी और जंग लड़ रही है, उसके बावजूद 70% क्राइम नीचे गई है। यानी जो सबसे मुश्किल सूबा था उसमें हम चेंज, पहले पुलिस को हमने ठीक किया, पटवारी का सिस्टम ठीक किया, आम आदमी की ज़िंदगी में फ़र्क आया। अब बल्दियाती इलेक्शन में जो बल्दियाती निज़ाम लेके आए, ये इनकलाब है पाकिस्तान में। ये कभी पाकिस्तान में लोगों के पास इख्तियारात नहीं गए, लोगों को आज़ाद नहीं किया जो ये बल्दियाती इलेक्शन ने किए। किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने नहीं किया। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी 6-6 दफ़ा आए हैं, कितनी दफ़ा इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन करवाया? नहीं करवाया इन्होंने। और 30% फंड्स जो हैं डेवलपमेंट डायरेक्टली नीचे जा रहे हैं। प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड बनाया है, गांव के लोगों को इख्तियारात दे दिए हैं, गांव के इलेक्शन करवाए हैं। गांव के लोग डायरेक्टली फैसला करेंगे कि उन्होंने डेवलपमेंट फंड किधर खर्च करने हैं। पख्तूनख्वा में 43 अरब रुपया डायरेक्टली जाएगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर खर्च होने के लिए। ये इनकलाब है, लोगों के पास इख्तियारात आ गए हैं। 40,000 लोग इलेक्ट हुए हैं बल्दियाती इलेक्शन में पख्तूनख्वा में, जबकि 2.25 करोड़ आबादी है। यहाँ 12.5 करोड़ आबादी पंजाब की है, 50,000 लोग इलेक्ट हो रहे हैं। वहाँ 2.25 करोड़ में 40,000 लोग इलेक्ट हुए हैं। यानी डिवॉल्व की गई है पावर। फिर अस्पतालों का हमने नया एक्ट लेके आए हैं। अभी हॉस्पिटल में चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि पुराना सिस्टम चला रहा है, स्टे ऑर्डर्स ले रहे हैं, स्टेटस को का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन जो अब हम चेंज ले आए हैं, आप देखना, जैसे हम ये ज़रा स्टेटस को का मुकाबला करें, जो रोक के जो इस पुराने निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे थे, आप देखें यहाँ हॉस्पिटल्स कैसे चेंज होता है। स्कूलों में चेंज आ गई है। आज आप स्कूलों में टीचर्स के एब्सेंटी रेट जाके देख लें। और बल्दियाती निज़ाम से और तब्दीली आ जाएगी क्योंकि स्कूल नीचे चले जाएंगे, गाँव के लोग खुद अपने स्कूल चलाएंगे। तो ये कभी चेंजेस ऐसे पाकिस्तान में नहीं आए जो कि पख्तूनख्वा में आ रहे हैं। इंशाअल्लाह जो मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि नया पाकिस्तान के अंदर इंसानों पे इन्वेस्टमेंट होगी। ये फ्लाईओवर और अंडरपासेस और मेट्रोज के ऊपर पैसा नहीं खर्च करेंगे। आप लोगों पे जब इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लोग खुद ही अपने आप को उठा लेंगे। और यानी मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूँ कि हमने जो चेंजेस लेके आए हैं, हमने लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर की हैं। पंजाब के अंदर इन्होंने ये जो 150 अरब रुपया 2 मेट्रोज़ पे खर्च किया है। लोगों को पता चलेगा कि किस हुकूमत ने इंसानों की खिदमत की है और किस हुकूमत ने
ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आए जिनमें उनकी अपनी बिजनेसेस बढ़ गई हैं और उनके बाहर बैंक बैलेंसेस बढ़ गए। बट खान साहब, एज ए सोशल मीडिया टीम, इसकी वन प्रॉब्लम जो हमने इसकी ऑब्जर्व की है, आपको अभी पता भी चला होगा, हम KP अपडेट्स करते रहते हैं कि बहुत रीच है सोशल मीडिया पे, लेकिन ये जो सारी आप इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, अभी तक बहुत लोगों को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो वो लोगों तक पहुंच क्यों नहीं रही है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अरबों रुपए खर्च नहीं करते एडवर्टिजमेंट्स पे, ये हमारा, क्योंकि वो नंदीपुर के ऊपर उन्होंने मेरे ख्याल में कोई अरब रुपए की तो एडवर्टिजमेंट दोनों भाइयों ने कर दी ना, शरीफों ने, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। तो इन्होंने एक साल में 10 अरब रुपया लगाया मीडिया के ऊपर एडवर्टिजमेंट पे। मैं ना पख्तूनख्वा की हुकूमत को मैं इजाज़त देना चाहता हूँ कि अवाम के टैक्स के पैसे से पब्लिसिटी अपनी करें। आहिस्ता आहिस्ता लोकल गवर्नमेंट में पता चल गया है, अवाम ने तो वो तहरीक इंसाफ जीत गई है वहाँ। अगर और पख्तून वाहिद वोट है जो दूसरी चांस नहीं देती, आपको एक एक चांस देती है। तो अगर इस बार ये तहरीक इंसाफ जीती है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, इसकी वजह है कि इसका इम्पैक्ट नीचे तक गया है, कि लोगों को नज़र आया है कि तब्दीली आई है। हालांकि मैं फिर से ये आखिर में ये कहूँगा कि अगर मैं खुद इमरान खान खुद बैठा हो वहाँ, वो और चीज़ है। देखिए, लीडर तो मैं हूँ ना, लोगों ने तो मुझे वोट दी है, विजन तो मेरी है, लेकिन मैं वहाँ का चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ। ये बड़ा मुश्किल होता है। या मैं कोच हूँ, मैं कैप्टन नहीं हूँ, कैप्टन वहाँ बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी और मेरे हाथ में अगर इख्तियारात हों, मैं आपको चेंजेस ला के दिखाऊँगा, इतनी देर नहीं लगेगी। लेकिन हमने सीखा भी बड़ा है, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा देखा है, हमें तो पहली चांस मिली है। ये तो 6-6 दफ़ा सूबों में बारियाँ ले चुके हैं ना, ये तो हमारी पहली बारी है। हमने पता चला है कि क्या क्या खामियाँ हैं, क्या क्या ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम्स आए हैं, हमें किस तरह के हमें लोगों को वज़ीर 4-5 ऐसे वज़ीर आने चाहिए जिनको गवर्नेंस आती हो। यानी एक होते हैं लोग जिनको इलेक्शन लड़ना आता है, एक लोग होते हैं जिनको गवर्नेंस आती है। ये दो मुख्तलिफ लोग हैं। हमने उन लोगों को इलेक्शन जतानी है जिनको गवर्नेंस आए, और वो 4-5 कैबिनेट में ऐसे लोग होने चाहिए। तो इंशाल्लाह जो हमने लेसन सीखे हैं, जब भी हमारी सेंटर में गवर्नमेंट आएगी, इंशाल्लाह वो पहले से हम तैयार होंगे। टॉकिंग अबाउट लर्निंग लेसन्स, इफ़ यू हैड टू गो बैक टू 1996 और अगर आपको कुछ चीज़ें डिफरेंटली करनी होती तो आप क्या चेंज करते? देखें, कोई ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं है। ये जो शॉर्टकट है ना, ये कि शॉर्टकट से जो पहुंच जाते हैं। अब देखें ना, बिलावल भुट्टो ने शॉर्टकट लेके चेयरमैन बन गए, क्या फ़र्क पड़ा? कुछ ऐसे तो नहीं लीडर बन जाता। लीडर तो एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रोसेस, एक स्टैंड लेता है, गिरता है, खड़ा होता है, गलतियां करता है, सीखता है। कोई इंसान है जो कि गलतियां नहीं करता? कोई दुनिया में चैंपियन है, कोई दुनिया में बड़ा लीडर हुआ है जिसने गलतियां नहीं की? ये नामुमकिन है कि आप इंसान हो और आप गलतियां ना करो। फ़र्क ये है कि कामयाब इंसान अपनी गलतियों की एनालिसिस, उनका जायज़ा बेहतर करता है उन लोगों से जो कामयाब नहीं होते। आप निशानदेही बेहतर करते हैं अपनी गलतियों की, कि गलतियां तो करनी होती हैं आपने, लेकिन उन गलतियों से सीखता है, उनको दूर करता है और फिर आगे बढ़ता है। तो तहरीक इंसाफ अगर आज पाकिस्तान की, मैं दावे से कहता हूँ कि चारों सूबों में आज एक ही पार्टी है, वो तहरीक इंसाफ है। तो अब तो ये प्रोविंशियल पार्टीज बन गई है ना, दोनों मेन पार्टीज। तहरीक इंसाफ चारों सूबों के अंदर है, और गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में। उसकी वजह यह है कि एक पार्टी एक मुश्किल तरीन सफ़र करके पहुंची है। ये नून लीग को तो खैर हम सब जानते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक की गोद में पली हुई नून लीग है। नवाज शरीफ को तो बाकायदा दूध की बोतल दे के डेवलप किया गया, लीडर बनाया गया। तो यानी ये अपने पैर पर तो नहीं खड़े होके बने ना। तो हम तो वो सफ़र तय करके आए हैं, और वो ही होता है सफ़र जो लीडर के लिए, लीडर तो बनता है, एक नज़रिया लेकर निकलता है और फिर उस नज़रिए पे स्टैंड लेता है, और फिर दुनिया इधर उधर हो जाती है, वो अपने नज़रिए पे खड़ा रहता है, और आखिर में दुनिया फ़ैसला करती है कि हाँ ये वाकई वो आदमी है। और मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि ये कॉर्बन जो कि लेबर पार्टी का लीडर अभी मुंतखब हुआ है, बड़ी देर के बाद मुझे मगरब के अंदर एक लीडर नज़र आया। ये बड़ी दूर जाएगा, क्योंकि ये भी एक जेन्युइन लीडर है जिसके एक बिलीफ सिस्टम है, ये बिलीव करता है, ये एक इंसाफ में बिलीव करता है, इसकी कन्विक्शंस हैं, ये स्टैंड लेने वाला आदमी है,
ये माशी इंसाफ में बिलीव करता है, बल्कि इसका और हमारा मैनिफेस्टो मिलता जुलता ही है। अच्छा खान साहब, एक हमने पीटीआई में वेव देखी थी जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने पीटीआई को ज्वाइन किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। असद उमर जैसे प्रोफेशनल्स दे आल्सो रिज़ाइन फ्रॉम देयर जॉब और उन्होंने पीटीआई में शामिल हुए थे। और हमने इसी के साथ साथ बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स उधर से भी आए कैंपेन करने, मगर हम ये भी देखते हैं कि वो कुछ डिसइल्यूजन भी हैं और कुछ डिसअपॉइंटेड हैं, मगर थोड़ा वो लोग हट गए हैं। उन्होंने कि एक टिपिकल सियासतदान भी पीटीआई में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप बैलेंस क्या कहते हैं, किस तरह क्रिएट होगा और इसको आप कैसे देखते हैं? आप भी देखते हैं कि लोग थोड़े पीछे हट गए हैं ऐसे जो? देखिए, मैं एक आइडियलिस्ट हूँ। मैं शुरू में आया, मैंने समझा मैं सारे पढ़े लिखे लोगों को, अच्छों को, सबको इकट्ठा करके एक नई पार्टी बना दूंगा। जब मैं गया लोगों के पास, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स के पास, तो उन्होंने मुझे बड़ी तारीफ़ें तो मेरी बड़ी की कि शाबाश इमरान, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, हम पीछे बैठ के आपकी मदद करेंगे। सामने कोई आने के लिए नहीं तैयार था, कुर्बानी देने के लिए लोग तैयार थे, क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो इसमें कुर्बानी की देनी पड़ती है, आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। आप एक स्टेटस को के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, वो हर किस्म की कोशिश करते हैं आपको हराने के लिए, आपको धमकाने के लिए। कानून नहीं होता, क्रिमिनल एलिमेंट का मुकाबला करना पड़ता है, अल्ताफ़ हुसैन जैसे लोगों के सामने खड़ा होना पड़ता है, नवाज़ शरीफ जो कि विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के मास्टर हैं, आसिफ जरदारी जो पुलिस के ज़रिए सारे अपने अपोनेंट्स को सिंध में डरते हैं उनसे, इस तरह के लोगों का आपका मुकाबला करना पड़ता है। आसान नहीं है ये, इसमें हर कोई स्टैंड नहीं ले सकता, हर कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी वो क्लास जिसको आना चाहिए पॉलिटिक्स में, वो बदकिस्मती से वो जो कुर्बानी पॉलिटिक्स मांगती है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, वो देने के लिए नहीं तैयार। तो जिन लोगों को आना चाहिए वो बदकिस्मती से कुर्बानी नहीं देना चाहते। और जब वो आए एकदम 2013 में, तो उनका ख्याल था कि ये बड़ा सिंपल चीज़ है, हम आएंगे सारे, और 80% लोगों को टिकट दिए जो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे थे। 35% टिकट दिए उन लोगों की जिनकी उम्र 40 साल से कम थी, नौजवानों को दिया। एक आइडियलिज्म थी, लेकिन हमने उसमें फिर डिस्कवर भी किया कि आसान नहीं है। यहाँ का इलेक्शन सिस्टम इतना करप्ट है, जिसकी वजह से आज मैं लड़ रहा हूँ इलेक्शन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जिसकी वजह से 4 अक्टूबर का जलसा कर रहा हूँ मैं। क्योंकि जब तक हम इलेक्शन सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, वो लोग जो कि जिनको आना चाहिए पॉलिटिक्स में, वो नहीं आ सकते। अगर मुझे 2.5 साल लग गए हैं सिर्फ अपने हलके में तफ्तीश करवाने में, जो मेरा राइट था, जो मुझे 1 महीना लगना चाहिए था, 2.5 साल के बाद अगर मुझे, इमरान खान पार्टी का हेड हूं, हामिद खान लॉयर्स के जो 2 ग्रुप्स हैं, प्रोफेशनल ग्रुप के हेड हैं, जहांगीर तरीन के पास वसाइल है, हम 3 को 2.5 साल लगे यहां पहुंचने में, तो आम आदमी क्या चांस है कि इनका ये ताकतवर के सामने उसको क्या इंसाफ मिल सकता है? तो इसलिए जब तक हम ये प्रोसेस ठीक नहीं करेंगे, ये लोग आ नहीं सकते। और इसलिए हमें मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। कई जगह हमें उन लोगों को लाना पड़ेगा और 100% जो कि गवर्नेंस जानते हैं, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको हम लेके आएंगे। कई जगह हमें उनको लाना पड़ेगा जो इनका मुकाबला कर सके। ये जो अब देहातों के अंदर आप शरीफ आदमी को इनके सामने छोड़ दें, तो वो तो इसलिए है कि एक बेचारी एक भेड़ को भेड़ियों के सामने छोड़ दो, वो तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकेगा। और लोग भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि लोग तो देखते हैं कि वहाँ जिधर कानून ही नहीं है। देहातों में तो आज पंजाब के आप देहात में चले जाएं, 6 बजे के बाद घर से कोई बाहर नहीं निकलता, वहाँ तो डाकू आम फिरते हैं। तो उधर आप एक आम बेचारे शरीफ आदमी को छोड़ दें, वो बेचारा वहाँ क्या करेगा? वो लोग तो उसको देख के हंसेंगे। इसलिए कई हमें लोगों को उन्हीं पॉलिटिकल फैमिली से लेना पड़ेगा। कई जगह हम जिधर हमारी सेफ सीट्स होंगी, उधर हम प्रोफेशनल्स और उन लोगों को लेके आएंगे जिनको गवर्नेंस करनी आए। इस तरह हम एक वो पार्टी लेके आएंगे। लेकिन एक्चुअली तो इमरान खान ने चेंज करना है। नज़रिया तो लीडर का होता है। हमारा दीन क्या कहता है कि कुरान हमें कहता है कि नबी के रास्ते सुन्नत, उनके रास्ते से सीखो। तो उनका रास्ता क्या था? लीडर तो एक थे, उनकी विजन, उन्होंने ऊपर से अपनी विजन लेके आया और उन्होंने सारे माशरे को तब्दील कर दिया। तो विजन तो लीडर की होती है। नेल्सन मंडेला तो एक ही होता ना, कायद आज़म की विजन थी और गांधी थे। तो इसी तरह विजन तो इमरान खान की है, टीम इमरान खान की है, और चेंज हम ऊपर से लेके आएंगे।
जो हमारी विजन के साथ मिलेगा वो चलेगा, जो नहीं मिलेगा, अभी हमने लोगों को फारग किया है, पख्तूनख्वा में कई लोगों को निकाला है जो हमारे विजन के ऊपर नहीं चले, तो हम वो निकलते जाएंगे। विजन की बात जो हम करते हैं, सो दिस इज़ अ बिट ऑफ एन इंटेंस क्वेश्चन, लेकिन हाउ डू यू सी पीटीआई आफ्टर इमरान खान? देखें, ये मेरे सिर्फ सवाल पूछते तो लोग जब शौकत खानम में बना रहा था कि इमरान खान आपको कुछ हो गया तो शौकत खानम का क्या बनेगा। आज अगर इमरान खान को कुछ हो गया, शौकत खानम पैर पे अपने खड़ा है, एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है, इमरान खान की ज़रूरत नहीं है। 5 साल इमरान खान का ऑफिस था शौकत खानम के अंदर, मैं खुद बैठता था वहाँ, आहिस्ता 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 मैं पीछे हटता गया, आज शौकत खानम पैर पे खड़ा हो गया, अब दूसरा बनने लगा। इंशाल्लाह 2 महीने में हमारी ओपनिंग होगी शौकत खानम पेशावर की, जो उससे भी बड़ा शौकत खानम है। देखें, तहरीक इंसाफ अभी एक इंस्टीट्यूशन नहीं बनी, अभी वो इमरान खान पे डिपेंड कर रही है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि जैसी हमारी अगली इलेक्शन होगी, जो हमने सारी गलतियां की पिछली इलेक्शन में, जो जस्टिस वजीदुद्दीन ने जिसको अनल किया, हमने उसके ऊपर पूरे जायजे लिए हैं। अभी तस्नीम नूरानी साहब बैठे हुए हैं, हम तजवीज़ तैयार कर रहे हैं दूसरी इलेक्शन के लिए। जो हमारी दूसरी इलेक्शन होगी उसमें तहरीक इंसाफ एक इदारा बन जाएगी इंशाल्लाह, उसके बाद इमरान खान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, आपकी कोई फेवरेट मूवी कोई याद हो? इस वक्त तो मुझे नहीं याद। फेवरेट सॉन्ग या म्यूजिशियन या पीटीआई? नुसरत फ़तेह अली खान, क्योंकि कवाली थी, सूफ़ीज़म में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है और वो कवाली ज़्यादातर बड़े बड़े सूफ़ियों के कलाम हैं, तो इसलिए वो मैं ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंजॉय मैं वो करता था। और एक वर्ड में आप इन पॉलिटिशियंस को किस तरह डिफाइन करेंगे? फजलुर रहमान। सारों के पहले नाम, नवाज शरीफ, हाँ, जरदारी, अल्ताफ़ हुसैन, इमरान खान। आप अपने आप को अगर इफ़ यू हैव टू, पहले तो मैं इनको डिस्क्राइब कर दूं। देखें, इनका सिर्फ एक चीज़ देख लें कि इक़्तिदार के आने से पहले इनके पास कितनी दौलत थी और आज कितनी दौलत है, तो वही डिस्क्राइब हो जाएगा। वो जो इजाफा होगा ना इनकी वेल्थ का, वो डिस्क्राइब हो जाएगा कि पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इमरान खान को मुझे कैसे याद, मैं क्या चाहूँगा लोग मुझे याद करें, वो पाकिस्तानी जिसने अपने मुल्क के लिए पूरी कोशिश की। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। Whatever your dreams are, always never think that you will not achieve it.